सो है गाइस, दिस साइट आनंद सिंह राजपूत। आप देख रहे हो अपना चैनल जेसिका ईडीयू। और आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ये दूसरा उसका लेक्चर है। पहला ऑलरेडी बन चुका है। मैंने एक लेक्चर में इसलिए पूरा इस लेसन को नहीं रखा क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाता, तो इसीलिए मैंने डबल में इसको डबल लेक्चर में मैंने बना दिया। ये दूसरा लेक्चर है हम सबका लेसन का नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। और इसमें हमने पहले टॉपिक में सब कुछ कवर कर लिया था अपना। और अब इस दूसरे वाले लेक्चर में हम जानेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। उसमें हम बहुत प्रकार के जैसे पढ़ चुके थे, सेल क्या होता है, सेल को किसने क्वाइंड किया, फिर यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आया तो प्रोकैरियोटिक था, यूकैरियोटिक था। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम उसमें पढ़ चुके थे। आज हम इसका सेकेंड लेक्चर है तो इसमें पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स। तो मैंने इसमें कुछ ओवरआउट हिंट भी मैंने दिया था कि सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो सेल सेल ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके फर्दर टू टाइप्स थे। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर दूसरा था, ये हम सबका पहला हुआ, ये दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक। और दूसरा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे में आपका आएगा गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस या बॉडी, गोल्जी अपैरेटस या बॉडी। तीसरा इसमें क्या था, लाइसोसोम, लाइसोसोम। चौथा इसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, पांचवा इसमें पॉइंट में होगा प्लास्टिड, प्लास्टिड्स। सिक्स इसमें होगा वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। अब थोड़ा सा इसमें मैंने ओवर हिंट मैंने पहले वाले लेक्चर में दिया था कि मैंने बताया था कि ये सेकेंड लेक्चर में बताया जाएगा सब कुछ। तो ये हम सबका जो कि आप जैसा कि जानते हैं ये सेकेंड लेक्चर ही है, तो इसमें हम जानेंगे कि ये सब होता क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सब कुछ सेल का, और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम सब पढ़ ही रहे हैं। अच्छा, मैंने ये चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि देर आर सम डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कुछ अंतर थे इसमें, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में कुछ अंतर होते थे। जैसे कि इसमें क्या अंतर होता था, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट था, एनिमल सेल में सेल वॉल absent था। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें वैक्यूल्स, इसमें क्या होते हैं, प्लांट सेल में बड़े होते हैं, बड़े शेप में होते हैं, और उसमें एनिमल में छोटे होते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस होता है प्लांट में पेरीफेरी में होता है, साइड में होता है। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म था, पेरीफेरी में होता है। और इसका एनिमल का सेल जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसके सेंटर में होता है। और फिर आती है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स मैंने बताया था प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में absent होते हैं। तो ये तीन चार पॉइंट थे, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हम सबका, ये पहला पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम सबका है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मतलब ये कुछ भी समझ सकते हो, ऐसा एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी बनाने का ये काम जो होगा, ये मतलब बहुत बड़ी से एक समझ लो कि जैसे आजकल ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, मीशो चल रहा है, अमेजोन चल रहा है, फ्लिपकार्ट। तो आप ऑर्डर करते हो कि हाँ भैया मुझे एक शूज चाहिए, और मेरा शर्ट एक एक ब्लू या व्हाइट कलर का एक शर्ट मेरा लेते आना। ठीक है, तो आप कॉल यहाँ पे करते हो। ठीक है,
मैं थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है कि मतलब ये कुछ भी सेल में क्या करता है, बनाने का काम करता है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, फर्दर दो टाइप्स हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसका दो टाइप में जानेंगे कि क्या क्या होता है, थोड़ा ओवर हिंट में दे रहा हूँ। और फिर है गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस ये जब आप किसी चीज को जब ऑर्डर करते हो तो आपको लेके आता है, आपका प्रोडक्ट जो सामान होता है लेके आता है यहाँ पे। तो ये होता है, इसका नाम गोल्जी अपैरेटस का नाम है पैकर पैकर एंड ट्रांस पैकर एंड ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है, पैक और डिस्पैच करने का काम करता है। एक जगह से लाता है सेल में, जो जितनी जरूरत चीजें होती हैं सेल को लाता है, फिर ले जाता है उसमें। ठीक है। लाइसोसोम मैंने बताया था, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये अपने ही सेल को ब्रस्ट कर देते हैं। कब होगा, सब पॉइंट अभी बताया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता था, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस ऑफ द सेल था माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स में क्या था, प्लास्टिड को बोलते थे किचन किचन ऑफ द सेल। फिर वैक्यूल्स इसमें था, वैक्यूल्स इट इज इट इज अ काइंड ऑफ एंटी स्पेस और स्टोर हाउस भी बोलते थे, स्टोर हाउस। ठीक है। तो इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, मैं एक एक पॉइंट सबको लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले हम सबका टॉपिक उठेगा, सबसे पहले लिया जा जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके फर्दर टाइप्स होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर गोल्जी अपैरेटस, पैकर एंड ट्रांसपोर्टर के नाम से जानते हैं, ये भी डिस्कस किया जाता है। लाइसोसोम, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, ये भी डिस्कस किया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी, और प्लास्टिड और वैक्यूल्स। तो इतना आप नोट करिए, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं तब तक साइड में हो जा रहा हूँ। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। और सबसे पहला हम सबका पॉइंट रहेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ओ सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा हम सबका। एक एक पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्या क्या कैसे होगा, और यही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम सबका ये सेल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, इस सेल वाला लेसन ही पूरा खत्म हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लेते हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहला, इंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसका कुछ ना कुछ वर्क भी होगा। तो वर्क इसका क्या होता है, मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी सी ये सेल में चीज होती है, और ये कुछ ना कुछ सेल में बनाने का काम करती है। तो इसका वर्क क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा ये। यानी कि ये क्या करता है, सेल में कुछ ना कुछ चीज बनाने का काम करता है। ठीक है। और इसके मैंने बताया था इंडोप्लाज्मिक, ER मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप्स। पहला रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला होगा इसमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। और दूसरा इसमें होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। अच्छा, अब देखो, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा सबसे पहला, हम सबका ये पॉइंट लिया जाएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक, RER। रफ इंडोप्लाज्मिक क्या रेटिकुलम क्या होता है, जो हम सबके सेल में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, उस पर उसके एक्टिव सेल पे ये ये जैसे कि हम सबका सेल है। ठीक है, ये हम सबका सेल है।
ठीक है। तो सेल पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यानी ऑल एक्टिव सेल पे क्या लगे रहते हैं, उसमें राइबोसोम भी लगे होते हैं। ठीक ठीक है। और राइबोसोम एक ऐसी यूनिट होती है जो हम सबके प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। तो इसमें हम सबका अगर लिखना होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये हम सब में लिखा जाएगा द राइबोसोम, the ribosome which are present in all active cells are the site of protein manufacture। ठीक है। तो ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये किसका टाइप है, सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये भी कुछ ना कुछ चीजें बना रहा है। तो इसमें बना क्या रहा है, राइबोसोम। देखो ये क्या होता है, राइबोसोम व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ये क्या करता है, हम सबके सेल में होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और किस पे, ऑल एक्टिव सेल्स पे ये लगा रहेगा, और उस पे क्या चिपका, उससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा उस पे राइबोसोम चिपका होगा। और मैंने बताया था राइबोसोम एक ऐसी यूनिट है जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करती है। ओके, आई होप दिस, ये पॉइंट आप समझे होंगे। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये भी कुछ ना कुछ चीज बनाने का काम करेगा। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी अपने बॉडी में कुछ ना कुछ बनाने का काम करेगा, सेल में बनाने का काम करेगा। तो इट्स मैन्युफैक्चर द, ये हम सबको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो हो रेटिकुलम जो होगा, ये भी हम सबके बॉडी में कुछ ना कुछ चीजें बनाएगा। ठीक है। तो ये फैट एंड लिपिड को बनाता है। इट्स मैन्युफैक्चर द फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स। ठीक है। ये फैट्स और लिपिड को क्या करता है, बनाने का काम करता है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। और एक एक बात और ध्यान देंगे इसमें, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या होता है, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, व्हाट आई एम सेइंग, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट, दे आर स्पेशलाइज्ड टू डिटॉक्सिफाई एनी केमिकल और एनी पॉइजनिंग। मीन्स कि मतलब कोई भी फॉरेन मटेरियल हम सबके अंदर में जा रहा है, बाहर से कोई चीज अंदर में जा रही है, तो हम सब क्या हैं, हम सब में लीवर सेल है, और हम सब वर्टिब्रल कॉलन है, यानी बैकबोन है हम सब में। तो ये हम सब में क्या करता है, हम सबका जो लीवर सेल होता है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वो क्या होता है, वो उसको डिटॉक्सिफाई करता है। मतलब कोई भी केमिकल पॉइजनिंग होती है तो उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करते जाता है, वो पीता ही जाता है, तो उसका एक दिन लीवर खराब हो जाता है। तो लीवर उसका खराब हुआ तो लीवर सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करना बंद कर देता है, इसीलिए उसका लीवर खराब हो जाता है। ठीक है। तो इसको इतना पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ जो मैं अभी रिपीट किया हूँ। ओके। तो आई होप इतना नोट हो गया होगा, इसको इतना इरेज कर दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो दूसरा टाइप है इसका इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल
liver cell of vertebrates, they are specialized to detoxify any chemical or any poisoning। ठीक है, तो ये क्या करता है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट दे आर स्पेशलाइज्ड टू डिटॉक्सिफाई एनी केमिकल और एनी पॉइजनिंग। जैसे मैंने बताया कि बाहर से कोई चीज जब जा रही है ना अंदर, तो उसको क्या करेगी, जो हम सब वर्टिब्रेट कॉलन है हम सब, यानी बैकबोन है हम सब के पीछे में, और हम सब क्या है, लीवर सेल है हम सब में, तो लीवर सेल का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उस चीज को, उस हार्मफुल मटेरियल को, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, प्यूरिफाई करेगा, मतलब उसमें फिल्टर करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क होता है। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट और भी हैं। सम ऑफ प्रो इसमें कुछ फंक्शन भी उसका होगा। जैसे कि ये तो हो गया, इसका वर्क हो गया। ठीक है, अब इसके फंक्शन के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होता है। इसमें एक एक पॉइंट और है, सम प्रोटीन्स एंड lipids lipids are some proteins and lipids are help in building the cell membrane। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन को ये क्या करने में मदद करने में, बनाने में इसको मदद करता है। कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड, ये किसका फंक्शन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, मेम्ब्रेन 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 बायोजेनेसिस। ओके, तो ये क्या होता है, सम प्रोटीन और लिपिड क्या होते हैं, हेल्प करते हैं सेल का मेम्ब्रेन बनाने में या इसकी बिल्डिंग खड़ी करने में। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ कुछ एंजाइम और कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन और एंजाइम एज ए हार्मोन के जैसे और एंजाइम के जैसे काम करने का वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर वर्क एंजाइम एंड एंजाइम्स एंड हार्मोन्स हार्मोन्स। ठीक है, अच्छा, एंजाइम और हार्मोन क्या होता है। एंजाइम जैसे आप कुछ भी खाते हो, आपके स्टमक में जाता है तो उसमें HCl रिलीज होता है। ठीक है, तो वो भी एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो भी इट इज ए टाइप ऑफ एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, और ये हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स जैसे अगर कोई कोई स्मॉल बेबी है, तो उसका ग्रोथ होता है, हाइट उसका ग्रो होता है। ठीक है, बड़ा जब हो जाता है 18 20 या 21 ईयर्स का जब हो जाता है, तो उसके मसल्स ब्रॉड होते हैं। ठीक है, चेस्ट उसका एक्सपेंड होता है, तो ये सब होता है कि उसमें ग्रोथ करवाता है, तो वो हार्मोन्स, ये हार्मोन्स का भी वर्क होता है। और मेक ए पॉइंट ऑफ दिस गाइस, मिलियंस ऑफ पीपल में से, मतलब लाखों लोगों में से अगर निकाल लिया जाए अगर हार्मोन्स उनका, तो कुछ ही ग्राम में हार्मोन्स उनको मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हार्मोन्स। ठीक है, और एंजाइम। ठीक, तो इसका डिफरेंस हार्मोन्स और एंजाइम का डिफरेंस हो गया। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स आर वर्क एंजाइम एंड हार्मोन्स। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ओके, सो आई होप इतना हो गया होगा।
इसको कॉपी पेन लेके नोट करते चलेंगे इसको, ठीक है। वीडियो अगर जहाँ नहीं समझ में आ रही है तो लेक्चर को फिर से पॉज करिएगा, फिर से पीछे करके फिर इसको आप देख सकते हो। बिल्कुल कंसंट्रेट होके ईयरफोन्स जरूर लगा लेना, उससे क्या होगा, वॉइस और क्लियर सुनाई देगा। ओके, अब ये तो पहले का काम हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ और रफ। इन दोनों का वर्क देख चुके हैं आप। अब दूसरे की बारी आती है। वो तो पहला था, पहले के दो टाइप हो गए थे। अब आता है गोल्जी, गोल्जी अपैरेटस, अपैरेटस। अच्छा, आप पूछेंगे सर ये गोल्जी अपैरेटस, इसका नाम इतना डिफरेंट क्यों है? ठीक है, तो सबसे पहले ये जानो होता क्या था। गोल्जी अपैरेटस, इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, पैकर, पैकर एंड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये कुछ भी पैक करने का और डिस्पैच करने का काम करता है। बनता किस में है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये पैक और डिस्पैच करने का काम करता था। अच्छा, इसका सर पूछेंगे गोल्जी, इसका नाम इतना डिफरेंट क्यों है? तो फर्स्ट जो इस टर्म को डिफाइन किए थे, ये मतलब इसको मतलब इनका एक साइंटिस्ट का नाम पड़ा है गोल्जी। इनका नाम था फर्स्ट 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 डिस्क्राइब बाई कैमिलो, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, इनका नाम ही कैमिलो गोल्जी था। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्क्राइब बाई कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, अब इसका भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, इसका भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा कि ये जब पैक एंड डिस्पेस करने का काम कर रहा है, तो ये तो इसका क्या हो गया, पैक पैक एंड डिस्पेस, इसका ये वर्क हो गया। तो इसका फंक्शन अब देखेंगे क्या होगा। ये भी क्या करता है, ये कुछ ना कुछ स्टोर करने का भी काम करता है। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस जो है कुछ ना कुछ स्टोर करने का काम करता है। जैसे इट फंक्शन इंक्लूड द सम स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। इट्स फंक्शन इंक्लूड, इट फंक्शन include the packaged and it function include the package and modification modification। ठीक है, तो ये क्या करता है, फंक्शन इसका होगा इट्स फंक्शन इंक्लूड द पैकेज एंड मॉडिफिकेशन। ओके, एंड स्टोरेज, स्टोरेज। ओके, तो ये काम होता है इसका गोल्जी अपैरेटस का। और इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी अपैरेटस। ये क्या होता है, और इसमें एक और पॉइंट है, इन इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्टेड सिंपल शुगर, सिंपल शुगर इन द गोल्जी अपैरेटस। ओके, ये क्या होता है, वो कुछ सिंपल शुगर्स को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, गोल्जी अपैरेटस कॉम्प्लेक्स शुगर में एक क्या करता है, कन्वर्ट करने का वर्क करता है गोल्जी अपैरेटस। तो ये हो गया आप सबका गोल्जी अपैरेटस। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट आएगा आप सबका लाइसोसोम। तो इसको आई होप इतना समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो आई होप इतना हो गया होगा। अब बात आएगी लाइसोसोम की। अब है हम सबका लाइसोसोम, दूसरा पॉइंट खत्म, और है सेल ऑर्गेनल्स, तीसरा हम पढ़ेंगे, जो कि हम सबका तीसरा है लाइसोसोम, लाइसोसोम। अच्छा, इसको मैंने एक स्पेशल नाम दिया था, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग्स, बैग ऑफ द सेल।
सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, और इसको गार्बेज ऑफ द सेल भी बोलते हैं, कि कचड़े की पेटी भी कहते हैं। जैसे कि कोई बाहरी चीज आ रहा है तो ये क्या करता है, अपने ही सेल को ये ब्रस्ट कर लेता है, ठीक है। और इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम नहीं होता, इसमें स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कोई भी चीज बाहर से आती है उसको अंदर, इसको क्या कहते हैं, इसे हिंदी में बोलेंगे इसका भक्षण कर लेता है, ठीक है। तो पॉइंट इसमें पहला रहेगा, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर membrane bound sac filled with digestive enzyme, सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं रहेगा इसमें, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, ओके। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेक इसमें होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है, लेकिन कौन सा एंजाइम होता है इसमें, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। ये कुछ भी चीज आएगा तो उसको अपने में मिला लेगा, उसका भक्षण कर लेगा, ठीक है। तो ये लाइसोसोम का एक वर्क है, ठीक। एंड और these ये एंजाइम बनते कौन है, बनाता कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने आपको बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको स्ट्रॉन्ग एंजाइम को बनाएगा। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक फिल्ड विथ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, these strong digestive enzyme made by एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन बनाएगा इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली लाइसोसोम और मेम्ब्रेन बाउंड से फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, और ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम बनाएगा कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि अपने ही सेल के अंदर साफ सफाई करने का काम भी करता है लाइसोसोम, ओके। और सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने ही सेल को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं हम कि लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। इसमें एक पॉइंट और भी है, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड देयर स्ट्रॉन्ग एंजाइम डाइजेस्ट इन लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड देयर स्ट्रॉन्ग एंजाइम डाइजेस्ट ओन सेल, therefore lysosome are called suicidal bags of the cell। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि इसके अपने ही इसके सेल्स इसको ब्रस्ट कर देते हैं। जैसे कि कोई चीज बाहर से आ रही है, कोई बाहर चीज फॉरेन मटेरियल कोई अंदर जा रहा है सेल के अंदर, तो ये क्या करता है, ये अपने ही सेल को ब्रस्ट कर लेता है। लेकिन ये ब्रस्ट कब करेगा, when the cell gets damage, जब सेल डैमेज हो जाएगा तो ये क्या कर लेगा, अपने ही सेल को ब्रस्ट कर लेगा, ठीक है। और इसके जो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसको क्या कर लेंगे, इजिली उसको अडॉप्ट कर लेंगे या खा लेंगे उसको, ओके। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। और इसके बाद में ये लाइसोसोम था, ओवरऑल स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो आई होप इतना पॉइंट हुआ होगा। अब हम बात करेंगे, ये तीसरा पॉइंट था, अब चौथे की बात आएगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है।
अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने बताया था, ये हम सबका है चौथा पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, इसको कोई भी बच्चा जानता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। अच्छा, जब हम कोई वर्क करते हैं, जैसे हमारे शरीर में वेरियस केमिकल एक्टिविटी चलते हैं, तो हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी रिलीज किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। लेकिन किस फॉर्म में? ये टीपी के फॉर्म में। और ये टीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले इतना जानो कि पावर हाउस ऑफ द ये सेल होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। सो energy required for various chemical activity, various required for various energy required for various chemical activity needed for life, needs या बोल सकते हैं इसको needs for life released by माइटोकॉन्ड्रिया। निकालेगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया in the form of ATP and ATP stand for एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अच्छा, इतना बात होगी। मतलब हम सब बहुत बहुत वर्क करते हैं, जैसे कि एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होती है। हम सबके बॉडी में वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो उस एक्टिविटी को करने के लिए, वेरियस केमिकल एक्टिविटी को होने के लिए नीड्स, मतलब हम सबको किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को देता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और एक पॉइंट इसमें और है, एटीपी मींस एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे मैंने न्यूक्लियस को बताया गया था कि इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस होता है, तो ये भी एटीपी, ये क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। तो इतना, आई होप इतना पॉइंट समझे होंगे। ठीक है, और इसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ यूनिक कैरेक्टर होते हैं। इसमें इसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। ओके, एक पॉइंट इसमें है, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हैव वन डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम। अब डीएनए हैव ऑन डीएनए सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया हैव ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम होता है। अब मैंने बताया, बार बार इसका जिक्र किया है, राइबोसोम क्या होता है। वीडियो को पॉज करो और अभी बताओ राइबोसोम क्या होता है। सो आई होप कर लिए होंगे। राइबोसोम एक ऐसी यूनिट होती है जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करती है। ओके, सो आई होप ये इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ओके, सो इस पॉइंट को हम अब इरेज करते जा रहे हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट हो गया। हम सबका माइटोकॉन्ड्रिया की बात खत्म कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? प्लास्टिड्स, जिसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। प्लास्टिड्स, ये कौन सा पॉइंट था? ये प्लास्टिड वाला, ये कौन सा पॉइंट था हम सबका? ये चौथा हो गया था, ये पांचवा पॉइंट। प्लास्टिड्स इसको बोलते हैं किचन
किचन ऑफ द सेल। ओके, अच्छा, और प्लास्टिड्स इट्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट ध्यान देंगे आप, एनिमल सेल में ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो सपोज प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के फर्दर टू टाइप्स होते हैं, प्लास्टिड्स के टू पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका होगा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा होगा आपका ल्यूकोप्लास्ट, पहला क्रोमोप्लास्ट होगा, दूसरा आपका ल्यूकोप्लास्ट होगा। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, ये कलर्ड पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? कलर्ड, कलर्ड पार्ट में होता है। और ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है, मीन्स व्हाइट होता है। कलर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है व्हाइट होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जब होगा तो वो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, फोटो फोटोसिंथेसिस करेगा। ओके, अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट है तो ल्यूकोप्लास्ट का भी वर्क होता है। तो इतना आप जान चुके, क्रोमोप्लास्ट होता है कलर पार्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है व्हाइट पार्ट का होता है, ठीक है, इसमें कलरलेस होता है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट है तो इसका भी ऐसा नहीं समझेंगे कि ये इसका भी कुछ ना कुछ वर्क होता है, भी बताया जाएगा। क्रोमोप्लास्ट हो गया, ये कलर्ड पार्ट है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की वजह से पत्ते हरे होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? क्लोरोफिल जब होगा तो वो इजिली फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। इतना पॉइंट आई होप इतना समझ में आया होगा। ओके, अच्छा, तो जैसे कि मैंने इसको बताया कि ये सब फोटोसिंथेसिस कराने का काम करेगा क्लोरोप्लास्ट, ओके। और ये जो पार्ट होगा ल्यूकोप्लास्ट, इसका भी कुछ ना कुछ वर्क होगा। ये स्टोर करता है स्टार्च को, प्रोटीन को, ऑयल को। इट्स, ये ल्यूकोप्लास्ट, इट्स स्टोर्स स्टार्च, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, प्रोटीन्स। ओके, तो ये ल्यूकोप्लास्ट का वर्क होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट देखो क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट हम सबका होगा दोज प्लास्टिड व्हिच हैव क्लोरोफिल पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो इतना पॉइंट हो गया होगा तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ये पॉइंट तो हो गया हम सबका, क्लोरोप्लास्ट हो गया और ल्यूकोप्लास्ट, लेकिन टोटल ये पार्ट किसका था? ये प्लास्टिड्स का पार्ट था। तो प्लास्टिड्स भी अपने आप में एक अलग कैरेक्टर रखता है। जैसे लाइक द माइट्रोकांड्रिया, प्लास्टिड हैव आल्सो हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ओके, मैं इस पॉइंट को इरेज करके बताता हूँ। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड प्लास्टिड हैव own DNA and ribosome
एंड राइबोसोम, व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम मैंने बताया था एक ऐसी यूनिट है जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करती है, प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर, प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करती है। ओके, तो लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी थी कि उसके पास खुद का उसका डीएनए था और उसके पास खुद का उसका राइबोसोम। तो राइबोसोम मैंने बताया कि एक ऐसी यूनिट होती है जो आपका, राइबोसोम एक ऐसी यूनिट है जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसका भी प्रॉपर्टी हम पढ़ किसका रहे थे, प्लास्टिड्स का, ठीक है। तो प्लास्टिड हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम, एंड जब राइबोसोम जब होगा तो उसको प्रोटीन कहीं दूसरे जगह से लेने की जरूरत नहीं है, खुद से अपना प्रोटीन बना सकता है। आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब 5वां पॉइंट हम प्लास्टिड पढ़े हैं और हम सबका रहेगा 6वां पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया। आई एम सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया तो हो ही गया, अब हम सबका होगा वैक्यूल्स। क्या होगा, हम सबका होगा वैक्यूल्स। ओके, सो अब हम सबका पॉइंट है, 6वां पॉइंट है जो हम सबका वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स को मैंने क्या बताया था, इट इज अ, इट इज, क्या हो गया स्पेलिंग को, इट इज अ काइंड ऑफ एंटी स्पेस, एंटी स्पेस और स्टोर हाउस, स्टोर हाउस। ओके, अच्छा इसमें देखो वैक्यूल्स में क्या होता है, जब एक्सेस अमाउंट में वाटर एंड फूड जब कोई चीज खा लेते हैं ना, तो इसमें ये स्टोरेज सेक के जैसा काम करता है, स्टोर हाउस। जैसे कि आपके घर में एक स्टोर अलग हाउस होगा, जैसे उसमें कुछ भी चीज उठा के इसमें चेयर्स या टेबल्स उसमें डाल देते हैं एक अलग रूम में, बहुत सारी जब होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी एक ऐसे सेल में भी होते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये इट इज ए काइंड ऑफ एंटी स्पेस और स्टोरेज हाउस भी इसको बोलेंगे। एक्सेस अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर इन वैक्यूल, एक इसमें पॉइंट होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ, एक्सेस अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर इन वैक्यूल्स। एक्सेस अमाउंट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो किसमें होगा, वैक्यूल्स में स्टोर होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और इसमें दूसरा पॉइंट है, इट स्टोर्स लाइक अमीनो एसिड सुगर एंड सम प्रोटीन्स। दूसरा पॉइंट इसमें होगा, ये कुछ ना कुछ क्या करता है, रखने का काम करता है। इट स्टोर्स, इट इट स्टोर्स लाइक एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स एंड स्टार्च, स्टार्च एक्सेट्रा। तो ये चीज, ये वैक्यूल्स की, वैक्यूल्स की ये चीजें हो गई। ओके, और वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स एक पॉइंट और है, वैक्यूल्स एनिमल में, एनिमल में स्मॉल होगा। ओके, और वैक्यूल्स प्लांट सेल में, प्लांट्स में ये लार्ज होगा, लार्ज साइज में होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल वैक्यूल्स की बातें होगी। ओके, सो आई होप इतना हुआ होगा। और अब हम पढ़ेंगे सेल डिवाइड कैसे करता है, हाउ टू डिवाइड अ सेल, सेल कैसे डिवाइड करता है, सेल में पहले क्या डिवाइड होता है, ठीक है। सेल डिवाइड, ठीक है। सेल कैसे डिवाइड करता है, सपोज ये एक सेल है, ठीक है। तो सेल के अंदर आप जानते हो कि न्यूक्लियस भी होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। तो अच्छा मैं अभी आपसे पूछूं, सेल
कैसे डिवाइड करेगा, पहले सेल डिवाइड करेगा या न्यूक्लियस डिवाइड करेगा? पॉज करो वीडियो को और अभी बताओ कि पहले क्या न्यूक्लियस डिवाइड करेगा या सेल डिवाइड करेगा। ठीक है, आई होप कर लिए होंगे, कमेंट में रीड करूंगा बाद में। सेल में सबसे पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये सपोज ऐसे ये सेल था, तो अगर न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिवीजन ऑफ, पहला पॉइंट है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे क्या? आंसर होगा हम सबका ये होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। अच्छा, अब ये सेल जब डिवाइड हो गया, ठीक है, सॉरी, ये जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, तो अब न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा उसके बाद में आपका सेल होगा। तो सपोज ये एक सेल था, तो इसमें एक न्यूक्लियस ये अलग हो गया और ये भी सेल में ये न्यूक्लियस अलग हो गया। ठीक है, तो ये सेल अब अलग अलग डिवाइड हो गया। तो दूसरा इसमें पॉइंट आएगा डिवीजन ऑफ सेल। आंसर इसका होगा डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो आई होप इतना पॉइंट समझ में आपको आया होगा। अब सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन क्या होता है? ठीक है, अब इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद में बताते हैं इसको। तो सेल कैसे डिवाइड करता है इसको आप सब जानेंगे। ठीक है, सेल, सबसे पहले सेल में आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड काइरियोकाइनेसिस। फिर बाद में अगेन सेल डिवाइड होगा, पहले सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद में सेल डिवाइड होगा, तो डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब हम बात करेंगे सेल डिवीजन की, जो कि हम सबका लास्ट टॉपिक है, सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है? जैसे कोई छोटा सा बच्चा रहता है, हम सब में सेल डिवाइड तो हुआ करता है, जब छोटा सा बच्चा रहता है तो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है वो। तो बड़ा कैसे हुआ? उसमें सेल डिवाइड किए हैं उसके, सेल डिवाइड करेगा तो ग्रो ग्रो करेगा, इससे उसका मसल्स ब्रॉड होगा, ठीक है, चेस्ट एक्सपेंड होगा, उसका हाइट में भी ग्रोथ होगी उसके। ठीक है, तो सारी चीजें ब्रीड आ जाएंगे, तो सेल डिवीजन के ही कारण हुआ वो। ठीक है, तो सेल डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं। सेल डिवीजन आपके टू टाइप्स के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला होगा आपका माइटोसिस और दूसरा आपका होगा मियोसिस। अच्छा, माइटोसिस। अच्छा, इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा, एक और पॉइंट समझना होगा, इस पे अभी मत फोकस करिएगा। एक होता है डाइप्लॉइड, एक होता है डाइप्लॉइड, एक होता है डाइप्लॉइड, एक होता है हेप्लॉइड। ठीक है, एक होगा आपका डाइप्लॉइड और एक आपका होगा डाइप्लॉइड, एक आपका होगा हेप्लॉइड। ठीक है, अब देखो डाइप्लॉइड क्या है, हेप्लॉइड क्या है। सपोज करो कि एक सेल है, सेल में अगर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर 20, अगर नॉर्मल, अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन में उसमें ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस, पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में, अगर नॉर्मल ह्यूमन की बात की जाए तो उसमें 46 क्रोमोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, अच्छा, ये तो बात ये हो गई। ठीक है, तो डाइप्लॉइड कहने का मतलब है 2n। डाइप्लॉइड कहने का मतलब है यहाँ पे 2n, तो 2n कहने का मतलब जाहिर सी बात है 46। ठीक है, अच्छा, हेप्लॉइड क्या होता है? हेप्लॉइड क्या होगा, जैसे कि ये मान लो कि 2n है, ठीक है, तो 2n कहने का मतलब आप साधारण सी बात समझते हो 46 क्रोमोसोम।
लेकिन हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब 1 होता है, हैप्लॉइड मतलब 1, और डाई है, डाई मतलब 2 होता है, हैप्लॉइड मतलब 1 होता है, हैप्लॉइड। ठीक है, तो हैप्लॉइड कहने का मतलब यन है, तो यन मतलब 26 इसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। अच्छा अब ये देखो, इसमें एग्जाम्पल अगर हैप्लॉइड में अगर हम समझेंगे तो एक आप ले लो फादर का स्पर्म, स्पर्म, एंड इसमें हो जाएगा ओवम, ओवम में 23 क्रोमोसोम, स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम। अच्छा ये जब बताओ, ये जब दोनों जुड़ जाएगा तो 23 कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम, और 46 जब क्रोमोसोम हो जाएगा तो एक बेबी बन जाएगा, यानी एक ह्यूमन वो बन जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है, इसमें स्पर्म और ओवम, यानी कि ये हैप्लॉइड का एग्जांपल हो गया, स्पर्म में भी यन है और ओवम। अच्छा यन कहने का मतलब, यन कहने का मतलब 23 क्रोमोसोम। अच्छा इसमें क्या होगा हैप्लॉइड में, इसमें तो डायरेक्ट क्या होंगे, इसमें ह्यूमन ही होंगे, क्योंकि ह्यूमन में ही जानते हो आप 46 क्रोमोसोम होता है और इसका 2n होता है। तो आई होप अगर इतना पॉइंट अगर समझे होंगे तो मियोसिस और माइटोसिस समझने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, सो अगर इतना समझ में आया होगा, डाइप्लॉइड यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं और इसमें हैप्लॉइड में n टाइप का होता है, यानी 23 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, अब चलो देखते हैं इसमें, अब समझ में आएगा हम सबको कि हम सबका माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। अच्छा यहाँ पे देखो टो लगा है ना, टो, टो मतलब आप समझेंगे क्या, टू समझेंगे। ओके, तो सपोज करो एक यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, यानी कि क्या है, 2n टाइप का है। ठीक, और ये जब डीएनए जब इसका रिप्लिकेट करेगा, यानी कि ये जब डिवाइड होगा तो ये 2n है, यानी 46 क्रोमोसोम है, तो इधर भी जब ये डिवाइड करके रिप्लिकेट करेगा ना तो ये भी 2n होगा, ये भी 2n। अच्छा 2n कहने का मतलब 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। ओके, अच्छा जब ये 2n जब डिवाइड करेगा तो ये भी कितने में जाएगा, 2n, ये भी जाएगा 2n। ठीक है, तो ये भी 46 क्रोमोसोम में जाएगा, ये भी 46। अच्छा ये जब जाएगा तो ये भी 2 टाइप्स कैसे जाएगा, 2n में ये भी जाएगा, 2n में ये भी जाएगा। अच्छा अब आपको एक पॉइंट दिख रही है, मैंने आपको बताया डाइप्लॉइड, तो डाइप्लॉइड में क्या होता था 2n, और 2n कहने का मतलब 46 क्रोमोसोम। तो यहां से देखेंगे अगर 2n है 46 क्रोमोसोम, इधर भी जा रहे हैं फिर भी 2n हमको मिल रहा है 46, इधर भी जा रहे हैं फिर भी 2n मिल रहा है 46, तो यानी कि ये कौन सा माइटोसिस, कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है हम सबका डाइप्लॉइड टू, ये किस में जा रहा है, डाइप्लॉइड टू डाइप्लॉइड में जा रहा है, डाइप्लॉइड से, डाइप्लॉइड से ये डाइप्लॉइड में हम सबका जा रहा है। ओके, तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो डाइप्लॉइड से डाइप्लॉइड जो जाता है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइटोसिस। अच्छा अब देखेंगे मियोसिस क्या होता है, तो नॉर्मल, एक जानते हो नॉर्मल ह्यूमन का, ह्यूमन में 26, सॉरी आई मीन 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 26। अच्छा ये जब रिप्लीकेट करेगा तो ये किस में हो जाएगा, ये यन में हो जाएगा, यानी कि किसमें 23 क्रोमोसोम में हो जाएगा, ये भी कितने में जाएगा, यन। अच्छा ये जब जाएगा तो ये भी कितने में हो जाएगा, ये भी यन में होगा, ये भी यन, यानी कि 23 अब क्या कर रहा है, ये इसमें अलग होने लगा, ये भी यन हो जाएगा, ये भी। अच्छा आप एक बात जानते हो, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम था तो इसको क्या बोलेंगे हम, 2n बोलेंगे। तो यहाँ पे है क्या, 2n को हम क्या बोलते थे, डाइप्लॉइड, और n को हैप्लॉइड। 2n मतलब 46 क्रोमोसोम, n मतलब 23 क्रोमोसोम, तो 2n मतलब 46, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये अच्छा ये बताएंगे 2n से किस में जा रहा है, n में, अगर n से यहाँ भी जाएंगे तो n में आ रहा है, यानी कि ये आया किस में, डाइप्लॉइड टू हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड टू हैप्लॉइड। ठीक है, डाइप्लॉइड से किस में जा रहा है, हैप्लॉइड में जा रहा है, तो डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड में जाने की इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मियोसिस। ओके, अच्छा इसमें अगर एग्जाम्पल में, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो मैंने बताया है इसका 23 क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म, स्पर्म एंड ओवम, इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। अच्छा ये माइटोसिस जो हो रहा है डिप्लॉइड टू डाइप्लॉइड हो रहा है, तो इसमें एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा ग्रोथ,
ग्रोथ, किसी भी टाइप का वो ग्रोथ हो रहा है तो क्या हो जाए। अच्छा इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल हैं लेकिन ना हायर लेवल का है तो उतना अभी नहीं बताया जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। जैसे कि इसका जान लो सबसे पहले कि होता क्या है, कि सबसे पहले सेल डिवीजन जानने से पहले डाइप्लॉइड और हाइप्लॉइड जानो। हैप्लॉइड मतलब 1, हैप्लॉइड मतलब यन, यन मतलब 23 क्रोमोसोम, डाइप्लॉइड मतलब 2n, 2n मतलब 46 क्रोमोसोम। अच्छा अब इतनी बात हो गई, तब अब देखेंगे माइटोसिस। टो मतलब ये टो जो लगा है ना, टो का मतलब 2 समझेंगे आप। तो एक नॉर्मल ह्यूमन में, ह्यूमन की बात हो रही थी यहाँ पे, तो एक नॉर्मल ह्यूमन में 2n का टाइप का क्रोमोसोम होता है, यानी 46 क्रोमोसोम होगा उसमें। तो उसमें जब ये जब रिप्लिकेट करेगा, इसका डीएनए रिप्लिकेट करेगा तो ये भी 2n में आएगा, ये भी 2n में आएगा। ये 2n जब रिप्लिकेट करेगा तो ये भी 2n में होगा, ये भी 2n में होगा। और इसको ये वाला जब जाएगा तो ये भी 2n में है, यानी कि ये क्या 2n मतलब 46 क्रोमोसोम मैंने बताया है। तो डाइप्लॉइड टू किस में जा रहा है, डाइप्लॉइड, और डाइप्लॉइड से डाइप्लॉइड जाने की क्रिया को हम माइटोसिस बोलेंगे। मियोसिस क्या होता था, 46 क्रोमोसोम है यानी 2n। अच्छा 2n से n में जा रहा है। अच्छा इस n को देखेंगे तो ये भी n में जा रहा है, ये भी n में जा रहा है, तो यानी डाइप्लॉइड टू। अच्छा 2n को मैंने डाइप्लॉइड बोला है, n को मैंने हैप्लॉइड बोला है, यानी 23 क्रोमोसोम यहाँ होंगे, 2n का मतलब 46। तो डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मियोसिस। इसका एग्जांपल मैंने बताया स्पर्म एंड ओवम, यानी ये हैप्लॉइड होता है। क्या होता है हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलता है तो डाइप्लॉइड बनता है, इससे 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे, इससे एक बेबी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो स्पर्म ओवम हो गया, इसके एग्जाम्पल में माइटोसिस में ग्रोथ हो गया। सो ये टॉपिक हम सबका खत्म हो गया, मतलब ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पूरा लेसन हम सबका पूरा डिटेल वाइज से खत्म हो गया। आप कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।